हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका आज की क्लास में। और इस क्लास में हम घटना चक्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और जैसा हम देख रहे थे, मध्यकालीन भारत हम पढ़ रहे थे, तो घटना चक्र की यह अगली क्लास है हमारी, घटना चक्र के जो इतिहास की क्लास है आज। और इस क्लास में हम देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत जो हमारी थी उसके प्रश्नों को। और आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या आपका स्कोर रहा। तो दिल्ली सल्तनत, और इसमें दिल्ली सल्तनत के अंदर हम देखेंगे कला और स्थापत्य। छोटा सा टॉपिक है, इसको पूरा कर लेते हैं। कला स्थापत्य, ठीक है। तो इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं इस क्लास में। और आपका स्कोर क्या रहा ज़रूर बताइएगा, कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में कागज़ का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? 12वीं शताब्दी से, 13वीं शताब्दी से, 14वीं शताब्दी से, 15वीं शताब्दी से? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी बच्चे जानते होंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 12वीं शताब्दी से। विश्व में सर्वप्रथम, देखो जहाँ पर बच्चों आप ये लाइव क्लास नहीं है और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पर आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो लाइव क्लास नहीं है और आप अपना स्कोर इसी हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा ऑफलाइन क्लास के हिसाब से। थोड़ा बहुत चर्चा भी कर लेते हैं। विश्व में सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज़ का सबसे प्राचीन प्रमाण है, इसे ध्यान रखिएगा, 1105 ईस्वी का। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए, अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है, बहुत बड़ा, जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक में घोड़े के नाल के आकार की क्या है, मेहराबदार प्रवेश द्वार है, घोड़े के नाल जैसा। इसमें चतुष्केंद्रीय मेहराब, ठीक है, जिसको एक चीज और नाम से हम जानते हैं ट्यूडर मेहराब, कभी कभी पूछा जाता है, का एक प्रमुख वास्तु तत्व के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। ये क्या, कौन सा किया? इसमें चतुष्केंद्रीय मेहराब, इसे ध्यान रखिएगा, ट्यूडर मेहराब, सर्वप्रथम प्रयोग यहीं पर इसका मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी, तो हमने चर्चा करी थी। तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाई दरवाज़ा में। पूछा गया सवाल है पीसीएस के एग्जाम में, उत्तराखंड के प्री 2016 वाले में। देखिए, प्रश्न है, निम्न में लिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने योगदान नहीं दिया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य क्या हुआ, पूर्ण हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा, जो प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा थे, ध्यान रखिएगा, कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। यह गोलाकार तथा 5 मंजिली इमारत है जिसका निर्माण कई अलग अलग तरीके से हुआ है, अलग अलग कालों में हुआ है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों को भी क्या करवा दिया, निर्माण करा दिया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई, जो आज भी विद्यमान है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 5 है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। हम जानते हैं ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह हमारा पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में। देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, हुमायूं का मकबरा कौन सा था? इसमें से बताइए, छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बलबन का मकबरा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनाया गया स्वयं का मकबरा था, उसने खुद ही बनाया। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वहीं अलवाई दरवाजे में जो हमने चर्चा करी थी, सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात ए खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली से निर्मित प्रथम मस्जिद है, इसे भी ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दर्शातीत होती है?
बताइए, बहुत ही आसान है, हमने चर्चा भी करी थी। तो ऑप्शन बी बलबन के मकबरे में, ठीक है। बलबन का मकबरा किला ए राय पिथौरा, नाम ध्यान रखिएगा, किला ए राय पिथौरा आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए कि दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। बलबन का मकबरा, मकबरे का कक्ष वर्गाकार है। सर्वप्रथम इस मकबरे में मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित पद पर विचार करें। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, सही क्रम इनमें से इनका निर्माण हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी मैथ जरूर कर लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखें, तो गयासुद्दीन जो था तुगलक 1320 से 25 के समय में जिसका कार्यकाल था, ने तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना की और उसका नाम तुगलकाबाद रखा। इसे सुरक्षित रखने के लिए उसने एक किले का निर्माण कराया। लोधी गार्डन लोधी शासनकाल 1451-1405 से 1526 में निर्मित हुआ। कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका कार्यकाल 1206 से 10 था, ने किया। एवं ध्यान रखिएगा, यह इल्तुतमिश 1210 से 36 तक जो था कि कार्यकाल में पूरा हुआ। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं निर्माण जो यहाँ पर लिखा हुआ है फतेहपुर सीकरी हमारा, तो यह निर्माण कब हुआ था? अकबर जो 1556 से 1605 तक था उसके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे कौन? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अत्रि कवि थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, घटना चक्र जो बुक होती है बच्चों, किसी भी एग्जाम के लिए एक बेसिक बुक है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह बुक है, किसी भी वनडे एग्जाम को, किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, इसको ज़रूर कंप्लीट करिएगा। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अत्रि कवि थे। देखिए, मालवा विजय के उपलक्ष्य में जब किया था, मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। बहुत ही आसान प्रश्न है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था। क्या नाम था उसका? जैता। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैता ने किया था। जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार कौन थे? अत्रि और महेश थे। इनमें से एक नाम और ध्यान रखिएगा, महेश भी इसके कौन थे? प्रशस्तिकार, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। चित्तौड़ का किला स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में किसके? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राणा कुंभा के। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था, ठीक है, हमने पढ़ा। यह स्तंभ उनकी उपलब्धियों का एक बहुत ही अद्वितीय स्मारक है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर उसकी स्मृति में कराया था। वह विद्वान के साथ साथ एक महान संगीतकार एवं कुशल वीणा वादक भी था। उसने संगीत शास्त्र पर अनेक ग्रंथों की रचना करी थी, ठीक है। इसे आप सब लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है, अजमेर कुव्वत उल इस्लाम। बाकी सही है, जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल, गुलबर्गा क्या है? जामा मस्जिद। बहुत ही आसान है सबके सब। तो यहाँ पर देखिए, अजमेर कुव्वत उल इस्लाम ये नहीं है, ये कहाँ है? दिल्ली है, इसे ध्यान रखना है। बाकी सभी सुमेलित हैं, कंठस्थ याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 12, सुमेलित कीजिए वास्तुशैली संबंध राजवंश। तो मेहराब की निचली सतह पर कमल कवि की झालर, अष्टभुजी मकबरों का उदय, स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार। इधर है संबंध सर की, विजयनगर, खिलजी, तुगलक। अगर हम इसे मैच करें तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है। और आखिरी प्रश्न है इस टॉपिक का, ठीक है, जो हम अभी टॉपिक देख रहे थे। तो इसके बाद हम इसकी में नेक्स्ट टॉपिक साहित्य भी समझेंगे दिल्ली सल्तनत का। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मेहराब की निचली सतह पर कमल कवि की झालर खिलजी वंश से संबंधित है। उसके बाद अष्टभुजी मकबरों का उदय किससे संबंधित? तुगलक वंश से संबंधित है। उसके बाद स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग किससे संबंधित है? विजयनगर। बोधी गोई आप नाम से ही समझ गए होंगे। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार किसका है? यह सरकी वंश का है, ठीक है। तो आसान सा प्रश्न था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा है इसमें वो है टॉपिक, इसी के प्रश्नों को देखेंगे। टॉपिक जो होगा वो होगा दिल्ली सल्तनत साहित्य। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर इसी रूप में आंसरों के साथ जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के साहित्य के बारे में। किताब उल हिंदी के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? तो आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन सी अल बरूनी था।
देखिए किताबुल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की थी। अरब से आने वाले यात्रियों में अल-बरूनी प्रमुख था। इसका वास्तविक नाम अबू रेहान था। उसकी महत्वपूर्ण कृति तहकीक हिंद अथवा किताबुल हिंद तत्कालीन भारतीय सामाजिक संस्कृति व्यवस्था पर विशेष विवरण हमें प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है अमीर खुसरो का जन्म हुआ था आगरा में, बाराबंकी में, एटा में, इटावा में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एटा में हुआ था। देखिए अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः हम क्या कह देते हैं, इन्हें अमीर खुसरो भी कह देते हैं, का जन्म कब हुआ था ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तोताए हिंद, हिंद नाम भी इनका है। 1253 ईस्वी में, कभी कभी हिजरी भी पूछा जाता है, 651 हिजरी में, ठीक है, इनका जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। कौन से स्थान में हुआ था? कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था, इसे ध्यान रखना है। खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद कहा था, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी कभी आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो अमीर खुसरो का जन्म वहाँ 1252 लिखा है, ठीक है, एनसीईआरटी में, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना है। एनसीईआरटी कालीन, जो एनसीईआरटी मध्यकालीन जब पढ़ते हैं इतिहास उसमें, अथवा जैसे एक हरीशचंद्र वर्मा की एक बहुत मोटी सी किताब होती है हिस्ट्री की, जो ज़्यादातर जेआरएफ, नेट जेआरएफ, इन बड़े आगे पढ़ी जाती है शोध विषयों पर। तो 1253 उस किताब में भी हरीशचंद्र वर्मा का जो पार्ट 1 है उसमें 1253 बताया गया है, ठीक है। तो आप जिसको उचित समझें उसको टिक करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पटियाली में, ठीक है। हमने चर्चा करी थी अभी, कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो कासगंज है, पुराना नाम काशीराम नगर था, जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। तोताई हिंद ने खुद को कहा था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? बस बहुत ही आसान है, हमने अभी चर्चा करी, अमीर खुसरो साहब थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके? खड़ी बोली के विकास में, हिंदी में भी पूछा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए खुसरो ने विभिन्न भारतीय बोलचाल की भाषाओं को सीखा, उनमें विशेष रूप से हिंदी, जिससे उनको सर्वाधिक प्रेम था, वो उन्होंने सीखी। खुसरो पहले मुसलमान थे जिसने भारतीय होने का दावा किया, जिन्होंने, वह स्वयं कहते थे कि मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। उन्होंने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका भी निभाई थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले मुसलमान थे, कैसे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिनको हिंदी से सर्वाधिक प्रेम था, फर्स्ट मुसलमान थे। अगला प्रश्न देखते हैं, जन्म का समय जरूर ध्यान रखिएगा, 1252 एनसीईआरटी के हिसाब से, 1253 हरीशचंद्र वर्मा एक बहुत बड़े विद्वान हैं हिस्ट्री के, उनके हिसाब से। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? आसान सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न को क्या है, ये स्टार वाला प्रश्न है, गलत प्रश्न पूछ लिया जाता है जो। तो अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ने ही 7 या अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अमीर खुसरो साहब और किसने? शेख निजामुद्दीन औलिया साहब ने, इन दोनों ने क्या देखा था? 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न के हिसाब से आंसर देना है आपको। प्रश्न नंबर हमारा 7 है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध थे? नवाज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गयासुद्दीन बलबन। ये प्रश्न पूछा गया है उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्जाम में भी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से इसका एक्सप्लेनेशन सुनिए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। अमीर खुसरो आरंभ में बलबन के सबसे बड़े पुत्र महमूद की सेवा में रहे। मंगोलों के साथ एक मुकाबले में महमूद मारा गया। मंगोलों ने खुसरो को बंदी बना लिया, किंतु किसी तरह वह जेल से भागने में सफल रहा। अमीर खुसरो और बलबन के राज दरबार से वह जुड़ गया। अमीर खुसरो, बलबन, कैकुनाथ, ध्यान रखिएगा, ध्यान से नाम सुनिएगा। अमीर खुसरो किन किन का? बलबन, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, बलबन। दूसरा शासक कौन था? कैकुनाद है, मैं लिख देता हूँ, कैकू, क्या नाम था? कैकुबाद, कैकुनाद नहीं, बाद है। और अगले थे जलालुद्दीन खिलजी, इनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। उनके बाद थे जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी। और कितने हो गए? 1 2 3 4, अलाउद्दीन खिलजी। उनके बाद तो कौन थे? मुबारक शाह। उनके बाद कौन थे? मुबारक शाह के बाद गयासुद्दीन तुगलक।
आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा गियासुद्दीन तुगलक, और ये नाम याद होने चाहिए। मोहम्मद, उसके बाद लास्ट में मोहम्मद बिन तुगलक है, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इनके तुगलक के शासनकाल में ये क्या थे, के अंतर्गत ये रहे थे। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक के सत्ता संभालने के वर्ष में ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने MBT भी कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, आप कई नामों से जाने जाते हैं ये। तो इन्होंने जैसे शासन संभाला तो 1325 में इनकी क्या हो गई, खुसरो की 1325 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक, हो गई। और वह यह अमीर खुसरो किसके संत, किसके वो थे, शिष्य थे, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के। ध्यान रखिएगा, खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी, निजामुद्दीन औलिया साहब के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 8 है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, अलाउद्दीन किसके दरबार में रहे, तो आसान सा प्रश्न है, हमने चर्चा करी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध कवि, सॉरी मैं गलत टिक कर दिया, 1 मिनट। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे, अलाउद्दीन खिलजी के। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, हमने चर्चा काफ़ी करी है इसके बारे में। प्रश्न नंबर 9, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, दिए गए ऑप्शन में से अगर देखें तो बहुत ही आसान प्रश्न है, किसके थे, अलाउद्दीन खिलजी के हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे। बहुत ही आसान है, रिपीट हो रहा है प्रश्न, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो एक डैश 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 थे, कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ, ये तीनों। तो आसान सा प्रश्न है और बिल्कुल आप सही आंसर देंगे, ठीक है। तो ये तीनों थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी के प्रवर्तकों में से अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ तीनों थे, या तीनों ही थे। इन्हें तोताए हिंद का उपनाम भी दिया जाता था, ये ध्यान रखिएगा, हैं तीनों ही थे। देखिए प्रश्न नंबर 12 है, नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे, कौन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अमीर खुसरो हैं। तो आप लोग अपने कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, है कमेंट बॉक्स में। देखिए, हिंदी खड़ी बोले का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है, नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उनका कहना था, न लफ्ज़े हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तब मैं बार बार इनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, किसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 13 का, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन ए अमीर खुसरो साहब को हैं। प्रश्न नंबर 14 है, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान थे, कौन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर सी अमीर खुसरो साहब थे। देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान थे, जियाउद्दीन सज्जादी के अनुसार। ध्यान रखिएगा, जियाउद्दीन सज्जादी एक बहुत बड़े विद्वान हैं, इनके अनुसार फारसी भाषा तथा साहित्य के भारत में विकास तथा इसके कारण दो देशों के मध्य निकट संबंध स्थापित होने का उल्लेख तब तक पूरा नहीं होता है जब तक अमीर खुसरो का उल्लेख न हो, जो निश्चित रूप से इस अद्भुत घटना का मुख्य पात्र थे। अमीर खुसरो स्वयं कहते हैं, मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उनके शब्द हैं। आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो साहब थे। कुछ चर्चा इसकी भी कर लेते हैं। प्रसिद्ध फारसी कवि जो अमीर खुसरो थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, हमने चर्चा करी। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूतीय या हिंदुस्तान का तोता कहते थे। अमीर खुसरो की रचनाओं का महत्वपूर्ण तत्व भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं का आविष्कार था। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इनकी जो नई फारसी काव्य शैली कौन सी थी, सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो ऑप्शन यहाँ पे हैं, दो ऑप्शन में भी आपको दिखाता हूँ, है। तो देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली
संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। तो इन कथनों में से कौन सा या से सही है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, केवल एक, केवल दो। अब ऑप्शन सी भी देख लेते हैं इसका। एक व दो दोनों ही सही हैं। ठीक है, आप लोग फिर से देख लीजिए, दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। मैं टिक कर दे रहा हूँ, दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, आपको ध्यान रखने हैं। बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह ने हिंदी गीत संग्रह किताब नौरस की रचना की थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने नौरसपुर नगर की स्थापना भी की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता कौन थे? अमीर खुसरो साहब थे। अगला प्रश्न देखते हैं, तबकात नासरी का लेखक कौन था? शेख जमालुद्दीन अलबरूनी, मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बरनी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मिनहाज उस सिराज। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तबाक नासिरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, किसका? मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है, जो सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। H.G. रावर्टी एक विद्वान है ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ध्यान रखिएगा कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब मिनहाज उस सिराज, ये ध्यान रखिएगा। इनका ग्रंथ कौन सा है? तबकात ए नासिरी है। प्रश्न नंबर 18 काफ़ी बड़ा सा प्रश्न है, देखिए। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए, उनको कालानुक्रमानुसार सजाइए। फतवाए जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद, तबकात नासिरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 3, 2, 4, 1। मैं जरूर करिएगा। फतवाए जहांगीरी पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बरनी हैं। पृथ्वीराज रसो के लेखक चंद्रबरदाई हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तबकात नासिरी हमने चर्चा करी, मिनहाज उस सिराज हैं जो इन्होंने कि नसरुद्दीन को समर्पित किया था, हमने चर्चा करी था। इनका सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी, किताबुल हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबकात नासिरी, फतवाए जहांदारी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहाँ इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। एक क्लास में यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं बच्चों। काफ़ी महत्वपूर्ण हम प्रश्न हमने देखे थे। यही PDF अगर आपको चाहिए सेम जो इसमें आंसर के टिक के साथ, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।